तो टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफिनीशन क्या, सबसे पहले आप लोग डिफिनीशन लिख लो, लिखेगा इट इज दैट प्रॉपर्टी, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, it is that property of a body by virtue of which it regains their original shape, by virtue of which it regains their original shape after removing of deforming force, after removing of deforming force। तो इलास्टिक बॉडी में एक खूबी होती है, वो खूबी क्या है कि अगर हम इसको डिफॉर्म करें, डिफॉर्म करने का मतलब कि जैसे मान लो ये कोई इलास्टिक बॉडी है, अब इसके शेप को चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लो फोर्स आपने ऐसे लगाया सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना, इधर से फोर्स एफ अप्लाई किया, इधर से भी आपने एफ अप्लाई किया, तो इसका शेप क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। इसको आप कंप्रेस भी कर सकते हैं, अगर हम यही फोर्स कंप्रेसिव फोर्स लगाएं तो ये जो फोर्स लग रहे हैं इनको कहा जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स। ये फोर्स करना क्या चाहते हैं, इसके शेप को डिफॉर्म करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। तो इनको हटाने के बाद अगर इस बॉडी में ऐसी टेंडेंसी है कि वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ तक आ जाए, जैसा शेप था वैसा शेप गेन कर ले, तो जो प्रॉपर्टी इसको ही कहा जाता है इलास्टिसिटी। अब ये हर एक बॉडी का अलग अलग होता है। हमने एक बात बोली थी आपसे कि इलास्टिसिटी का मतलब है कि अपनी जो शेप है उसको वापस गेन करने की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब ये टेंडेंसी सब में अलग अलग होती है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कोई इंसान है जिसको हम ये कहें कि मान लो उसको हमने 4 बातें सुनाई, फिर भी वो अपनी जो प्रॉपर्टी उसको लूज नहीं कर रहा। प्रॉपर्टी क्या है उसका, मतलब कि हम्बल नेचर है, कि मतलब वो जैसा है वैसा रहना चाहता है। उसके अंदर का जो कहते हैं ना शैतान, उसको नहीं जगा रहे हैं आप। तो एक लिमिट तक आप उसको बुरा भला कहते गए, फाइनली क्या हुआ कि आपने जैसे ही बुरा भला कहना छोड़ दिया, फिर से अपने ओरिजिनल से कंडीशन में आ गया। लेकिन एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ पे पता चला कि आपकी जो बातें हैं वही बातें उसके अंदर जो शैतान उसको जगा रहे हैं। अब एक ऐसा टाइम है जहाँ पर वो जाग करके फाइनली आपका विरोध करना शुरू कर दिया। अब हो सकता है कि वापस आने में उस इंसान को समय लगे, नॉर्मल जो स्टेट है, जो मतलब उसकी प्रॉपर्टी थी इनिशियल, उस प्रॉपर्टी तक आने में समय लगे। ये मैटर टू मैटर डिपेंड करेगा। कोई एक ऐसा इंसान जो कि 100 बातें सुन करके शायद अपने अंदर के जो राक्षस है उसको जगाए, हो सकता है कोई इंसान जो कि मतलब 200 बातें सुन करके वो बातें सामने लाए। तो जो प्रॉपर्टी वापस से प्री गेन करने की सबकी अलग अलग है, सबकी अपनी क्षमता होती ना। अब ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई एक बात बोला तुरंत ही, कुछ लोग होते हैं कि हाइपर हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि सुन करके अनदेखा कर देते हैं। आ रही बात समझ में? तो इलास्टिसिटी का मतलब है कि आपने बॉडी को कंप्रेस किया या इलोंगेट करना चाहा। स्प्रिंग में भी ऐसी खूबी होती है। स्प्रिंग को अगर हम इससे कंपेयर करें तो स्प्रिंग कहीं अलग नहीं है। स्प्रिंग में भी अगर आप दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करें, चाहे वो कंप्रेसिव हो चाहे वो टेंसाइल, इसको कहता है टेंसाइल, इसको कहता है कंप्रेसिव। ये टेंसाइल मतलब कि लेंथ को खींच रहा और लेंथ को कंप्रेस कर रहा है ना, तो इसको कंप्रेसिव और इसको टेंसाइल। अगर यही बात हम स्प्रिंग पर लागू करें, मान लो स्प्रिंग को आपने इधर खींचा, इधर से भी खींचा, तो फाइनली होगा क्या कि यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो चेंज होगी, और जैसे फोर्स हटाओगे तो फाइनली अपनी लेंथ को वापस रीगेन कर लेगा। अब इस स्प्रिंग को भी अगर आपने बहुत ज़्यादा खींच दिया तो हो सकता है कि वापस से रीगेन ना कर पाए। तो एक इलास्टिक बॉडी में भी एक कंडीशन है कि उस कंडीशन तक ही आप उसमें फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। उस फोर्स की कुछ लिमिट होती हैं। अब वो लिमिट हम कहाँ से खोजेंगे, उसको कहता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में ही बताया गया है किसी बॉडी में जो टेंडेंसी है वापस से रीगेन करने की, वो एक इलास्टिक लिमिट तक होती है। एक ही बॉडी को आप इलास्टिक बॉडी कह सकते हैं, आप उसको प्लास्टिक बॉडी भी कह सकते हैं। प्लास्टिक और इलास्टिक में क्या डिफरेंस होता है?
इलास्टिक में होता है कि उसमें फोर्स अप्लाई किया, शेप चेंज किया तो शेप वापस रिगेन कर सकती है। प्लास्टिक बॉडी में ऐसा नहीं होगा, है ना। लेकिन इलास्टिक बॉडी भी बिहेव कर सकती है प्लास्टिक बॉडी की तरह। एक इलास्टिक बॉडी भी प्लास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर सकती है। प्लास्टिक की जो खूबी क्या है कि उसको डिफॉर्म करने के बाद शेप रिगेन नहीं करेगा। इलास्टिक में भी ऐसी खूबी डेवलप हो सकती है, बट वो लिमिट होती है कुछ। ऐसे अगर हम ये कहें कि मान लो सेमीकंडक्टर, वो कंडक्टर है और इंसुलेटर है, क्या सेमीकंडक्टर बिहेव्स जस्ट लाइक अ इंसुलेटर? क्या सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर सकता है? कर सकता है? नहीं मेरे पास में। तो सेमीकंडक्टर के पास खूबी है कंडक्टिंग की भी है, और इसके अंदर खूबी नॉन कंडक्टिंग की भी। तो कंडीशन बेस हो गई बातें। तो वैसे यहाँ पर इलास्टिक बॉडी भी तरह से कंडीशन बेस्ड बॉडी होती है कि यहाँ पर इसकी जो नेचर है वो नेचर कब तक नहीं खत्म होगी। अगर उससे पहले तक बात हो रही तो बॉडी में जो है वापस शेप रीगेन करने की टेंडेंसी होगी। सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि यहाँ पर इन फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन आप समझिए, आपने जो इलास्टिसिटी लिखी दैट इज डिफाइंड बाय द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अगर वापस से रीगेन किया है तो ही आप इसको इलास्टिसिटी कहोगे। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि जब बॉडी को आपने एक्सपेंड करना चाहा तो बॉडी शायद कंप्रेस होना चाह रही है, और जब बॉडी को आपने कंप्रेस करना चाहा शायद बॉडी इलांगेट होना चाह रही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं जिनको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, उन फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पर बॉडी में एक अंदर फोर्स डेवलप हो जाता है। उस फोर्स को कहा जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स। दो तरह के फोर्स यहाँ पे लगने हैं, एक डिफॉर्मिंग और एक रिस्टोरिंग। अच्छा, अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए एक तरफ से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ से अप्लाई करना पड़ेगा? अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस या इलांगेट करना चाहते हैं, स्प्रिंग पर दोनों साइड से कंप्रेसिव फोर्स लगाओ या दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स लगाओ। अगर एक ही साइड से फोर्स अप्लाई किया तो इसमें ना तो इलांगेशन होगा और ना ही कंप्रेशन होगा। तो इलास्टिसिटी समझने के लिए हमें फोर्स बॉडी पर एक नहीं दोनों साइड से लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको एक्सेलेरेशन नहीं लाना है। लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा आईटी लेवल पर हम जाएं और हम ये कहें कि मान लो स्ट्रेस की बात अभी हम करने जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो हम ये बात बोलेंगे जैसे मान लो कोई बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है, ये इधर से फोर्स अप्लाई किया मान लो 20 न्यूटन, इधर से भी अप्लाई किया 20 न्यूटन। तो आपसे हम ये पूछें कि जो स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट होगा, डेवलप होगा, वो स्ट्रेस कितना होगा? स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। लेकिन वो जो फोर्स है वो फोर्स कौन सा होता है? जो हम अप्लाई करते हैं या जो बॉडी अंदर खुद जनरेट कर लेती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। स्ट्रेस में जो आप फोर्स लिखते हैं वो फोर्स डिफॉर्मिंग नहीं होता, वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब ये समझो जैसे यहाँ पर 20-20 है, 20-20 मैच भी तो होता है ना, वो 20-20 नहीं है, ये 20 न्यूटन और ये 20 न्यूटन है। तो ये जो है सिर्फ कंप्रेस होगी, एक्सेलेरेट नहीं होगी। अगर हम लिखना चाहें स्ट्रेस कितना डेवलप होगा तो वो स्ट्रेस हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलेरेशन कितना है? 0 है। अब यहीं पर हम ये कहते हैं कि मान लो, समझो ये सब क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, यहाँ से हम 12 न्यूटन अप्लाई करते हैं और यहाँ से 20 न्यूटन। अब बताओ एक्सेलेरेशन होगा। अब यहाँ पर जो अंदर फोर्स डेवलप होगा उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि स्ट्रेस में बाहर के फोर्स की बात नहीं करनी है, वो जो अंदर फोर्स डेवलप होगा उसकी बात करनी है। तो ये जो बातें हैं, ये अंदर फोर्स डेवलप कैसे हुआ, अंदर फोर्स डेवलप क्यों हुआ है? देखिए, दुनिया में सिर्फ एक बात फिक्स है, और उस बात का मतलब है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या स्टेबिलिटी। सभी लोग चाहते क्या है? स्टेबिलिटी चाहते हैं। और स्टेबिलिटी के लिए ही आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चाहे वो आईटी हो चाहे नीट हो। आपने एक सपना देखा हो कि हम जो है आईटीएस बनने के बाद एक बढ़िया सा घर बनवाएंगे, एक बढ़िया सी गाड़ी रखेंगे, बढ़िया मज़े से साला जो है टीवी लगा के पूरा दिन टीवी देखेंगे मज़े से, टेंशन फ्री होकर के। तो उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अभी आप मेहनत कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा समझते हैं कि मैटर है, मैटर के अंदर ही जो बातें डेवलप हो रही, बाहर से कुछ भी मतलब नहीं। बाहर से सिर्फ हम क्या बात करेंगे, बाहर से हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स क्या करेगा? बॉडी के शेप को चेंज करेगा। लेकिन जो भी बातें आपको करनी है स्ट्रेस की, वो सारी बातें अंदर से करनी है, बाहर के फोर्स से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो पहले मटेरियल के अंदर चल के देखते हैं कि मटेरियल के अंदर क्या क्या खूबियां हैं।
अच्छा, जब कोई मैटर बनता है तो मैटर किससे बनता है बताओ? केमिस्ट्री के बिहाफ पे, फिजिक्स के बिहाफ पर हम क्या कहते हैं? एटम से मिलके बना होता है। अब वो एटम जब मैटर मान लो बन गया, मान लो आपने एक रबड़ ऐसे बना ली, इसमें 2 एटम है। अब ये एटम क्या डांस करते रहते हैं अंदर? ऐसा होता तो पता चला तुमने रबड़ ली है, कभी रबड़ टेढ़ी होती, कभी सीधी होती, कभी डांस करती, ऐसा होता है क्या? एक बार जो मैटर बन गया अपनी जगह पर फिक्स है। मतलब कहने के जो एटम्स हैं जिनसे मिलकर के मैटर बना है, वो एटम क्या अपनी जगह पर फिक्स हो गए। ये जो सेपरेशन 2 एटम के बीच, इसको कहा जाता है नेचुरल सेपरेशन। नेचुरल सेपरेशन। अब इस नेचुरल सेपरेशन पर ही जो एटम है वो एटम क्या है? स्टेबल है। नेचुरल सेपरेशन पर एटम क्या है? स्टेबल है। अब अगर हम एटम को थोड़ा सा लेंथ चेंज करें या एटम के बीच का लेंथ बढ़ाएं, तो दोनों कंडीशन में एटम क्या होंगे? स्टेबल के अनस्टेबल होंगे? अनस्टेबल होंगे। और जैसे ही मौका देंगे तो फाइनली क्या चाहेंगे? ये स्टेबिलिटी चाहेंगे। तो मान लो नेचुरल सेपरेशन किसी भी मैटर के लिए मान लो x0 है। अब इस टाइम पर इन एटम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी निगेटिव होती है। तो ये जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं निकल के आती है एनर्जी कर्व से, पोटेंशियल एनर्जी कर्व से। अब ये चीज़ें आपको हो सकता है किताब में मिले और हो सकता है ना भी मिले। तो मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व है और यहाँ पर कोई मान लो सेपरेशन है, डिस्टेंस, 2 एटम के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे। अब देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निगेटिव में सबसे ज़्यादा है। इस टाइम पर एटम की जो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में सबसे ज़्यादा है। ये जो सेपरेशन इसको कहा जाएगा नेचुरल सेपरेशन, जो कि हमने माना है x0। अब आप समझिए, थोड़ा सुन लो फिर लिखिएगा आप लोग। अगर हम इस मैटर को कंप्रेस करें तो कंप्रेस करने के बाद होगा क्या कि इन एटम के बीच का गैप कम होगा। जब गैप कम हुआ तो बताओ, ये जो गैप कम हुआ तो आप इससे पहले की बात कर लो। देखो जब इससे पहले आओगे तो आप देखो इस डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी जो मिल रही है वो नेगेटिव थोड़ा सा कम हो गई। नेगेटिव कम की मतलब कि पोटेंशियली शायद बढ़ गई। नेगेटिव सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात हुई, यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात, ये लेस स्टेबल पॉइंट है और ये हाईली स्टेबल पॉइंट है, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल वाला पॉइंट है। अब जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया तो एटम के बीच का गैप सिर्फ इतना बचा। जैसे मौका दोगे तो एटम फिर से अपनी पोजीशन को गेन करना चाहेंगे, नहीं अरे बस में। अब अगर हम ये कहें कि मान लो इसको हमने खींचा होता, तो खींचने के बाद होता क्या कि इनके बीच का गैप क्या होता बताओ? बढ़ जाता। अब जैसे बढ़ता तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी जो मिल रही है हमको वो फिर से ज़्यादा हो गई। जब आप ये एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे या डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो फाइनली फिर से क्या होगा? एटम अपनी शेप को रीगेन करना चाहेंगे। तो शेप का रीगेन करने की जो प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी कर्व से निकल के आती है। और एटम हमेशा या मैटर हमेशा क्या चाहेगा? स्टेबिलिटी। उस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना शेप क्या करता है? ये रीगेन करना चाहता है ना। तो यहाँ पर देखो एटम जब पास आए तो यहाँ पर दूर जाना चाहेंगे और यहाँ पर एटम दूर जाए तो यहाँ पर पास आना चाहेंगे। आई बात समझ में? तो ऐसा ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी कर्व का। तो आप ये जो है स्टेबिलिटी की जो रीजन है स्टेबिलिटी का वो ऐसे आप बना लीजिए इसको, और आप चाहें तो फिगर जो हमने साइड्स में हटा दिया उसको भी आप बना लीजिए, और ना बना पाए तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। हाँ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ही एक तरह से स्टेबिलिटी की कहानी होती है। तभी कहते हैं कि एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा, है ना। हाँ, तो तब तो स्टेबल रहते हो आप लोग, परमानेंट स्टेबल हो जाते हैं कुछ दिन बाद, है ना। बनाओ इसको फिर आगे लिखवाएं इसमें। बना लिया इसको।
अब हेडिंग डाल लो स्ट्रेस। हाँ, वो प्रैक्टिकल लाइफ से उसको हम जोड़ करके देखेंगे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है मुझे, है ना। और इस टाइम पर आप लोगों को तो स्ट्रेस ज़्यादा होना ही होना है, क्योंकि आप लोगों का फिजिक्स जो है बिल्कुल महान है ना। केमिस्ट्री भी वैसी है। हाँ, चलिए हेडिंग डाल लो स्ट्रेस। अभी और अच्छी होगी धीरे धीरे। चलो आइए 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 यहाँ पे स्ट्रेस की डिफिनीशन पहले आप लिख लो, फिर इस पर हम लोग बहुत विधिवत चर्चा करेंगे। स्ट्रेस, स्ट्रेस लिख लीजिए। इसमें लिखो इट इज़ द, नहीं, इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, लिख लिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, स्ट्रेस एक तरह से प्रैक्टिकल लाइफ का भी बहुत कॉमन सा शब्द है। हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या सामने वालों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस कब जनरेट होता है, प्रैक्टिकल लाइफ से इसको जोड़ करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये फोर्स बाय एरिया, बात खत्म। अभी जैसे हमने बोला कि यहाँ पर अगर बॉडी रुकी है तो स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगर हम ये कहें कि बॉडी में कुछ एक्सेलेरेशन भी है तो स्ट्रेस कैलकुलेट करना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएंगे। स्ट्रेस कब बनेगा उसके लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल समझें। जैसे आप ये कहें कि आपको फॉर एग्जांपल कि आप ये कहते हैं कि सर हमें जो है मतलब ये काम करना है, अगर वो काम आपने कर लिया बिना किसी रुकावट के तो आपको टेंशन या स्ट्रेस नहीं महसूस होगा। ये आप कई बार क्वेश्चन करने जाएं, अगर क्वेश्चन हो गया तो आपको स्ट्रेस नहीं होता है, अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। मतलब आपके मन मुताबिक अगर चीजें हो रही हैं तो स्ट्रेस नहीं होना है। तो स्ट्रेस का मतलब है कि जो बॉडी काम करना चाहती है अगर उसको करने दिया जाए तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ऐसे निकल के आता है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस कुछ ऐसा होता है जैसे मान लो दो रॉड, एक रॉड है और दो फिक्स सरफेस है। अब अगर हम इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाएं, ये जो फिक्स वॉल है ये स्लाइड नहीं कर सकते। अब इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ा तो इमेजिन करो कि टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी लेंथ में क्या होगा, चेंज आएगा। लेंथ बढ़ाना चाहेगी कि टेम्परेचर बढ़ने पर दुनिया का हर एक पदार्थ क्या होता है, अपनी वॉल्यूम, एरिया, साइज को बढ़ाता है, लेंथ को बढ़ाता है। तो अभी देखो जैसे आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, फाइनली हुआ क्या कि यहाँ पे इसकी लेंथ तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये फिक्स एंड है तो बढ़ नहीं पा रही है। ये एक्सपेंड करना चाह रही है लेकिन एक्सपेंड नहीं हो पा रही है। तो इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेस। अगर इसको मौका दिया जाता फ्री एंड करके तो हो सकता है कि जब आपने उतना टेम्परेचर बढ़ाया था जहाँ पर इलोंगेशन नहीं हुआ था, अगर मौका देते तो फाइनली शायद उतना इलोंगेट हो जाती। स्ट्रेस का मतलब है कि जब बॉडी जो काम करना चाहती है अगर वो काम कर लेगी तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अच्छा देखिए, स्ट्रेस का जो फार्मूला जैसे समझे, हम थोड़ा सा पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं। ये मान लो कोई बॉडी है और इस बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ए है, सामने की जो सरफेस का एरिया ए है, और यहाँ पर आपने फोर्स मान लो कंप्रेसिव नेचर का लगाया या टेंसाइल वाला, जो भी आपका मन है, ऐसे। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस बनेगा उसका फार्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। अब बच्चा गलती क्या करता है, नीट लेवल पर तो डायरेक्ट जो अप्लाइड फोर्स है या डीफॉर्मिंग फोर्स है दैट इज कैलकुलेटेड एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। बट अगर आईटी में जाओगे तो वहां पर हो सकता है कि जो डीफॉर्मिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, दोनों डिफरेंट हो। नहीं बात समझ में, रीस्टोरिंग फोर्स और डीफॉर्मिंग फोर्स दोनों अलग पैरामीटर हैं। तो जो आपने एफ लिखा, एफ का मतलब क्या है, डीफॉर्मिंग या रिस्टोरिंग, ये रिस्टोरिंग है। तो आप यहां पे पूरा लिख सकते हैं, स्ट्रेस का मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स और बाई में एरिया। आप इतना पहले बना लो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ नहीं, प्रोजेक्टेड एरिया की बात नहीं होगी।
आइए समझते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स क्या दोनों सेम चीज़ हैं? ये दोनों डिफरेंट हैं। बट अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हमें बॉडी पर एक डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आप इमेजिन करो, ये एक इलास्टिक बॉडी है, जब आप इसको कंप्रेस करने के लिए दो फोर्स अप्लाई किए जिनका नाम है डीफॉर्मिंग फोर्स। ये जो एटम है, इन एटम पर ऐसे बाहर की तरफ से फोर्स लगा होगा डीफॉर्मिंग फोर्स, इस एटम पर भी इधर की तरफ से लगा होगा डीफॉर्मिंग फोर्स। अब ये एटम क्या करना चाहेंगे? कंप्रेस होना चाहेंगे कि विरोध करना चाहेंगे? विरोध करना चाहेंगे। और जब विरोध करना चाहेंगे तो ये अपने अंदर से ही इस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगा देंगे ऐसे। अगर एक्सेलेरेशन नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डीफॉर्मिंग फोर्स है वही इस मटेरियल में अंदर की तरफ डेवलप हो गया होगा और वही कन्वर्ट हो गया होगा रिस्टोरिंग फोर्स में, अगर एक्सेलेरेशन नहीं है तो। अगर हम इसको बीच से कट करके देखते तो हमको ऐसा लगता कि शायद मटेरियल के अंदर भी दो तरह के फोर्स जनरेट हो गए हैं। देखो अब होगा क्या कि ये क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, और अंदर हमको दिख रहा जो एटम्स हैं वो एटम अगर मान लो इस लेयर पर हैं तो उन सभी लेयर पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा और इधर वाले एटम पर इधर फोर्स लग रहा होगा। ये जो फोर्स बनेगा, इन फोर्स का ही नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। इनका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पर भी जैसे स्टेशनरी है कहानी, तो फाइनली यहाँ पर डीफॉर्मिंग फोर्स ही क्या है, एक तरह से रीस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन अगर मान लो हम ये कहें कि लगे हाथ, यहाँ पर हम कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे हम ये कहें कि ये मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी पर हमने इधर से अप्लाई किया F और F का वैल्यू मान लो 10 न्यूटन है। फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन इधर है और 10 न्यूटन इधर भी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A, ठीक है। अभी एरिया, सबसे बड़ी बात क्या है कि एरिया दोनों साइड का हमने सेम माना है। IT की बात होगी तो वहाँ पर एरिया दोनों साइड का डिफरेंट ले सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो इधर थोड़ा सा नैरो, इधर थोड़ा सा ब्रॉड, मतलब चौड़ा ही है, और तब भी तो इसमें टेंडेंसी होगी वापस से प्रीगेन करने की, वहाँ पर भी स्ट्रेस की बात की जा सकती है। तो हम ये मान लेते हैं कि अभी दोनों साइड में एरिया जो है वो सेम है। बताओ यहाँ पर स्ट्रेस के लिए आपने जो फार्मूला लिखा होगा वो फार्मूला क्या बनेगा? 10/A लिखोगे। जो 10 है, 10 क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन डीफॉर्मिंग फोर्स के ये ठीक इक्वल है, चूंकि ये क्या है, स्टेशनरी है। अगर हम ये कहें कि मान लो इसी बॉडी पर हमने इधर से लगाया था 12 न्यूटन का फोर्स और इधर से अप्लाई किया था भाई साहब 20 न्यूटन का फोर्स। अब हम आपसे पूछे कि बताओ एरिया फिर से है, स्ट्रेस कितना होगा? बताओ जल्दी से, स्ट्रेस कितना लिखेंगे? बताओ। एक्सेलरेट करेगा। हमें लिखना क्या है, डीफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे जो डीफॉर्मिंग है वही रिस्टोरिंग है, तो बताओ यहाँ पर कितना लिखेंगे? 8 होगा या कुछ और होगा? एक्सेलरेशन क्यों फाइंड करें हम? हमारा काम किससे है? जो फोर्स अंदर डेवलप हुआ, जो फोर्स बाहर है उससे हमारा कोई मतलब। हम एक बात आपको अभी कहानी इसलिए हमने सुनाया कि हम अगर जो काम करना चाहते हैं हमको करने दिया जाए तो हम स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। अगर हमको कोई मान लो इधर से खींच रहा, समझो गब्बर, जो शोले मूवी में एक था ना गब्बर और, है ना, तो जो क्या नाम थे भाई साहब, जय वीरू, है ना, तो जो है मतलब ऐसे बांध दिया जाता है ना। अच्छा आप ये बताओ कि ऐसा कितनी देर तक आप खड़े रह सकते हो? अब मान लो आपके हाथ फ्री है, आपसे कहा जाए कि तुम जो है ऐसे हाथ करके खड़े रहो, तो तुम हो सकता है कि 15-20 मिनट तक ऐसे करे रहो, और उसके बाद हुआ कि सुन लो लिमिट की बात करें, 20 मिनट से ऊपर आप जैसे हुआ तो आपने हाथ अपने डाउन कर लिए। लेकिन अगर मान लो आपके हाथ बंधे होते भाई साहब, अब आप सोचो कि एक टाइम तक तो आप बढ़िया डांस भी करोगे, सलाम है, कुछ भी आपको फील नहीं होगा कि हमें कुछ मतलब टेंशन स्टेज ऐसा है। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर आप उतना जो चीज़ें थी वो आपके अगेंस्ट अब जाने लगी, आपका मन है हाथ करने के नीचे, लेकिन हाथ नीचे नहीं कर पा रहे,
तो अब इस केस में आपको क्या होगा कि आपको डांस करने का मन नहीं करेगा, आपका मन होगा भाई बस हमारा हाथ नीचे करवा दो बस कैसे भी करके। तो स्ट्रेस कब जनरेट हुआ? जब आप हाथ नीचे करना चाह रहे थे लेकिन हाथ नीचे नहीं कर पा रहे थे। स्ट्रेस का मतलब जब बॉडी जो काम करना चाहती है अगर उसको काम करने दिया जाए तो स्ट्रेस डेवलप होगा। अब आप इमेजिन करो कि हमें इधर से कोई खींच रहा, इधर से भी खींच रहा, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, टोटल फोर्स कितना बना? 10 इधर 10 इधर, टोटल फोर्स 0, एक्सेलेरेशन 0। इधर मान लो 40 इधर 40, टोटल फोर्स बोलो 0, नेट एक्सेलेरेशन कितना बना? मान लो इधर 100 न्यूटन इधर 100 न्यूटन, नेट फोर्स कितना बना? 1000 न्यूटन 1000 न्यूटन, टोटल फोर्स। लेकिन 10 न्यूटन जब लग रहा था, अब जब 1000 न्यूटन लग रहा, कुछ अंतर तो हमें महसूस होगा ना। इमेजिन करो कि 10 न्यूटन पर थोड़ा सा कम स्ट्रेस फील हुआ, 20 न्यूटन पर थोड़ा सा ज़्यादा, 1000 न्यूटन पर हुआ कि भाई साहब हमको लगता है कि अब जो है हटा लो नहीं तो 20 से ख़त्म, ऐसा महसूस होगा। अब इधर से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, इधर से 0 फोर्स, इधर से 20 अप्लाई किया, 40 अप्लाई किया, 100 अप्लाई किया, बताओ स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ? एक साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा, 0 होगा। हम क्या करना चाह रहे हैं? अगर इधर से कोई फोर्स अप्लाई किया तो हमें वो खींचना चाह रहा, जो फोर्स अप्लाई किया वो सारा फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सेलेरेशन में। और हम अपनी मर्जी के मुताबिक एक तरह से मूव कर सकते हैं, तो उस केस में स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। स्ट्रेस का मतलब है कि बॉडी पर जब फोर्स लगेगा दोनों साइड से तभी स्ट्रेस डेवलप होना है, नहीं बात समझ में? तो जब बॉडी में अच्छा जो एक्सेलेरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है क्या वो स्ट्रेस में कैलकुलेट किया जा रहा? भाई एक्सेलेरेशन मान लो 10 से बना तो स्ट्रेस कितना बन रहा है? 0। अब एक तरफ से फोर्स कितना भी आप लगा दो वो सिर्फ एक्सेलेरेशन में कन्वर्ट होगा, स्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो यहाँ पर एक्सेलेरेशन का फोर्स बचा वो कितना बचा है? सिर्फ 8 न्यूटन। क्या उसको स्ट्रेस के लिए कैलकुलेट करोगे? अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर 1 न्यूटन होता, यहाँ पर 1 न्यूटन होता, स्ट्रेस में जो फोर्स बनता कितना बनता? 1/a। 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर कितना बनता? 2/a। इधर मान लो 20 है, इधर मान लो 12 है, तो जो फोर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं खींचने में वही स्ट्रेस में कन्वर्ट होंगे। आप समझो अगर यहाँ पर 12 न्यूटन होता, यहाँ पर 12 न्यूटन होता तो आप बताओ स्ट्रेस में फोर्स कितना रखते हैं? 12 रखते हैं। वो 12 क्यों रखना पड़ रहा है? क्योंकि 12 एक तरह से दोनों साइड से क्या हो कैंसिल आउट हो गए, और अंदर से जो बॉडी ने डेवलप किया दोनों साइड में कितना डेवलप करेगी? 12 न्यूटन। इस बॉडी में जो अंदर से बाहर की तरफ जवाब आएगा कितने का आएगा? वो 12 न्यूटन का। इधर भी कितना जवाब देगा? ये 12 न्यूटन का। अब आप समझो अगर हम यहाँ पे 13 कर दें तो अंदर कितना जवाब जाएगा? 12 का जाएगा। भाई इधर से 12 अप्लाई किया, इधर से 13 अप्लाई किया, ये 12 इस 13 को खत्म करना चाहेगा, तो अंदर टोटल दबाने वाला फोर्स कितना बचा? सिर्फ दबाने वाला टोटल फोर्स कितना बचा? 12 भी दबाना चाह रहा, 13 भी दबाना चाह रहा, लेकिन दबाने वाला टोटल कितना है अंदर की तरफ? 12 है। एक जो बचेगा वो तो चलाना चाहेगा ना। तो अंदर जो फोर्स डेवलप हो रहा, कहीं ना कहीं बाहर के जो फोर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनका ही अंदर एक तरह से ट्रांसमिशन हो गया होगा, नहीं बात समझ में? तो अब ये तो 12 इधर है 13 इधर, कितना अंदर फोर्स डेवलप हुआ? 12। इधर मान लो 14 अप्लाई कर लिया, बोलो अंदर कितना बना? अब इधर कुछ भी अप्लाई करते चले जाओ, अंदर जो फोर्स डेवलप होगा सिर्फ वो 12 ही डेवलप होगा, बाकी जो इधर बढ़ रहा हो किस में कन्वर्ट हो रहा? एक्सेलेरेशन में। तो आप ही बताओ कि स्ट्रेस यहाँ पर कितना लिखोगे? अगर 20 और 12 की बात होती है, 20 से ज़्यादा की बात होती है, तब भी यहाँ पर 12/a लिखते आप। आई बात समझ में? आप ऐसे बनाओ जल्दी से इसको। स्पीड में नोट कीजिए, अगर नहीं आता समझ में। वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करो आप लोग। हाँ
चलिए देखिए, तो स्ट्रेस कई तरह की होती हैं। एक नॉर्मल स्ट्रेस हमने अभी, ये जो आप अभी फिगर बना करके समझ रहे चीज़ों को, इसको कहा जाता है नॉर्मल स्ट्रेस। जो आपने अंदर फोर्स अप्लाई किया है दोनों साइड से, इसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। समझो, इसको हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। अब ये दो तरह से डिफाइंड हुआ था, एक कंप्रेसिव नेचर और एक टेंसाइल नेचर। तो इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहोगे और एक जो है यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस आ जाता है, बट दोनों की जो कहानी बिल्कुल सिमिलर होती है, और इसको फाइनली नॉर्मल स्ट्रेस कहा जाता है। ये जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया और इसको आप कहोगे टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम और चर्चा करते हैं यूनिट ऑफ स्ट्रेस। यूनिट ऑफ स्ट्रेस बताओ, यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछें कि बताओ स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है? प्रेशर भी कहीं ना कहीं डिफाइंड हुआ था फोर्स पर यूनिट एरिया से। प्रेशर की जो बेसिक डिफिनीशन होती है क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, फोर्स वहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मान लो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, अब यहाँ पर पूछे कि बताओ प्रेशर कितना जनरेट हुआ हो। अगर साइड से हमने फोर्स एफ अप्लाई किया दोनों साइड से, प्रेशर कितना होगा यहाँ पर? दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स तो एफ ही अप्लाई कर रहे हो। देखो, प्रेशर अगर हम एक बॉडी देखें, इस बॉडी पर हम प्रेशर की बात कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हम स्ट्रेस की भी बात कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। समझिए इस बात को, क्या प्रेशर और स्ट्रेस सेम चीज़ है कि डिफरेंट चीज़ है? बिल्कुल सही, यही तो पॉइंट है। स्ट्रेस में जो फोर्स हम लगाते हैं उसकी बात नहीं करते हैं, जो अंदर बॉडी डेवलप करके बाहर भेजती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। और प्रेशर में ऐसा आपने कहीं नहीं बोला कि मतलब जो अंदर से फोर्स निकल के आएगा वो प्रेशर में फोर्स रखना है। प्रेशर में फोर्स कौन सा रखना है? जो हम खुद लगाते हैं, जितने एरिया पर परपेंडिकुलर लगाते हैं वही किस में कन्वर्ट होगा? प्रेशर में। अच्छा, यूनिट और यूनिट की बात करें, दोनों के लिए सेम है। हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कभी कभी हम क्या कह लेते हैं? पास्कल। ये पास्कल कह लेते हैं इसको। ऐसे अगर हम यहाँ पर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस में क्या होता है? यहाँ पर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो क्या उसको भी पास्कल कह सकते हैं? कह सकते हैं, कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसको भी पास्कल कह सकते हैं। बट जनरली जो आपको मिलेगा हमेशा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही मिलेगा, ऐसा कोई मतलब वहाँ पे नियम नहीं है। अब थोड़ा सा आप ये बताओ कि स्ट्रेस और प्रेशर, प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है, स्केलर है, या कुछ और है? स्केलर हमने लिखवाया था। स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया है। ये क्या है बताओ? स्केलर है, बट गलत है, ये टेंसर क्वांटिटी होता है। नहीं, टेंसर और स्केलर अलग चीज़ें हैं, समझो इस चीज़ को। नहीं सर, जैसे करंट टेंसर होती थी, हम उसको जनरली स्केलर बोलते थे। नहीं, हाँ, मतलब ये कुछ किताब में कंट्राडिक्शन होता है कि कहीं पर जैसे प्रेशर को भी कुछ किताब में जैसे दे देते हैं ये टेंसर है, मतलब वो कह सकते हैं, बट ऐसा मतलब जो मेजॉरिटी मिलती है वो मतलब स्केलर वाली खूबी मिलती है। टेंसर स्केलर दोनों सेम पैरामीटर नहीं है। स्केलर का मतलब होता है विच हैज़ अ फिक्स मैग्नीट्यूड बट नो डिफिनिट डायरेक्शन। जैसे मास की बात करें तो मास आप एक बर्तन में ले लो, अब उस लिक्विड को कहीं भी फैला दो, फैल जाएगा, उसके पास कोई डिफिनिट डायरेक्शन, बट मास में कोई चेंज हो सकता है क्या? मास में कोई चेंज नहीं रहेगा। अब जो टेंसर क्वांटिटी होती हैं ना तो उनका मैग्नीट्यूड फिक्स होता और ना ही डायरेक्शन फिक्स होती। डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है, और वेक्टर के जितने भी नियम उसको फॉलो करती हैं तो उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर लॉ का फॉलो नहीं करती है क्वांटिटी बट उनकी एक डिफिनिट मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो आप उसको स्केलर कहते हो। बट जो दोनों चीज़ों को ना माने, जो ना तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से फिक्स ना हो चीज़ें, जहाँ पर डायरेक्शन के बिहाफ पे भी ना फिक्स हो, आप उसको क्या कहोगे? टेंसर कहोगे। तो ये बात आप लिख लो। और टेंसर का सबसे अच्छा उदाहरण आप समझिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये किताब में जो न्यूमेरिकल आती हैं नीट लेवल पे, उन पे अक्सर पूछा है कि व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिप्रेजेंट एज अ टेंसर क्वांटिटी, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं। और कुछ ना पूछे लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया गारंटीड वहाँ पर देगा जरूर वो। तो आप लिख लीजिए स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी।
टेंसर क्वांटिटी। लिख लिया? ये बना लिया था नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस भी होता है, वो भी लिख लो। बट जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे नॉर्मल स्ट्रेस पर ही पूछेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस पर बहुत रेयर केस पूछता है। क्या नहीं, वो तो यंग मॉडल्स आप बता रहे हैं। नहीं, फोर्स टेंजेंशियली अपॉन एरिया होता है ना। अरे यार तुम लोग लिख लो टेंजेंशियल स्ट्रेस लिख लो इसमें। when the force applied tangentially, when the force applied tangentially is called tangential stress। बस इतना से लिख लो, पर्याप्त है। अब जैसे मान लो कोई इलास्टिक बॉडी है, सुंदर सी इलास्टिक बॉडी है, और इसको आपने क्या किया, अच्छा स्ट्रेस का मतलब क्या है, अगर बॉडी जो काम करना चाहती है उसे करने दिया जाए तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा क्या, नहीं डेवलप होगा। तो आपने मान लो कोई इलास्टिक बॉडी ली, क्यूबिकल शेप में है, और आपने इसको नीचे फिक्स कर दिया गम से। गम जो जानते हैं ना, वो दुनिया में कितना गम वाला नहीं, गम मतलब जो है गोंद वाला गम, है ना। कुछ लोग समझेंगे गम का मतलब मेरे गम की बात हो रही है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिया कि गम लिया, अब इतना गम है कि इसको हमने चिपका दिया, है ना, ठीक है। और ये यहाँ से फिक्स हो गई भाई साहब, है ना, गम मिला तो फिक्स हो गई है। अब इसके सरफेस पर, अच्छा अगर हम ऐसे फोर्स अप्लाई करें तो इसको आप कहोगे नॉर्मल स्ट्रेस। हमने परपेंडिकुलर फोर्स ना अप्लाई करके सरफेस के पैरेलल, ये ऐसे, अब ऐसे फोर्स आपने अप्लाई किया तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाएगा, है ना। तो आपने जो सरफेस, मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस पर आपने फोर्स अप्लाई किया एफ, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बन रहा ऊपर का, वो एरिया और बाई में फोर्स। अब ये फोर्स जनरली वही फोर्स है एक तरह से जो अंदर डेवलप होगा इनसाइड मटेरियल। ये यहाँ पर चल रहा है कि रुका है, ये स्टेशनरी है, हल्का सा टिल्ट होगा, चूंकि यहाँ पर फिक्स। इमेजिन करो कि रबड़ है, नीचे आपने चिपका दिया और ऊपर से फोर्स अप्लाई करें तो इसमें थोड़ा शेप में चेंज आएगा। शेप कुछ ऐसा इसका बना होगा, शेप कुछ ऐसा इसका बन जाएगा, ठीक है, ऐसा इमेजिन कर पा रहे ना। अच्छा ये जो एरिया है वो मान लो ए है, यहाँ पर जो स्ट्रेस लिखोगे आप, क्या वो एफ बाई ए लिखोगे? अब थोड़ा समझिएगा, जैसे हम ये कहें कि मान लो यही बॉडी होती और ये फिर से यहाँ पर जो है फिक्स होती, और हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और एरिया तो वही रहा, एरिया मान लो आज भी ए है, यहाँ पर जो स्ट्रेस बनेगा वो कितना होगा, एफ बाई ए होगा। दोनों में अंतर क्या, स्ट्रेस का फार्मूला सेम है, एक पे टेंजेंशियल फोर्स, एक पे नॉर्मल फोर्स, दोनों में क्या चेंज है बताओ। सर वो उसके परपेंडिकुलरली रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है एरिया के, और वो उसके टेंजेंशियली रिस्टोरिंग फोर्स। नहीं, वो तो उसका उल्टा बता रहे हो तुम। हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, इन दोनों में बॉडी के शेप चेंज होने का जो कहानी है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो बॉडी है ऐसे ही कंप्रेस होगी, और यहाँ पर बॉडी ऐसे, इमेजिन कर पा रहे हो ना, तो जो स्ट्रेस है, डेवलप जो स्ट्रेस हुआ है वो सेम है, बट जो शेप चेंज होने की कहानी है वो दोनों के लिए डिफरेंट है। शेप चेंज होने की कहानी को कहा जाता है स्ट्रेन। तो अगर हम ये कहें कि स्ट्रेस दोनों के लिए सेम है, तो क्या स्ट्रेन दोनों के लिए सेम होगा? स्ट्रेन दोनों के लिए सेम नहीं होगा। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है स्ट्रेन। तो पहले आप इसको बना लो जल्दी से।
नोट कर लिया इसको। हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रेन। बोलें, लिखेगा इट इज द रेशियो ऑफ change in configuration it is the ratio of change in configuration to its original configuration. Change in configuration to its original configuration. लिख लिया। तो स्ट्रेन का मतलब है कि चेंज और बाई में ओरिजिनल। तो अब ये स्ट्रेन जो होता है हालांकि 3 तरह का होता है, लेकिन पढ़ने के लिए आपके पास जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 2 तरह के मिलेंगे। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और एक होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। कुल मिला के स्ट्रेन का मतलब है कि हमें जो है यहाँ पर बॉडी के शेप को चेंज करना है ना। अब जैसे हम ये कहें कि मान लो कोई बॉडी है, ये मान लेते हैं कोई बॉडी नहीं है जो हमने बनाया है, यहाँ से हमने एक इलास्टिक बॉडी जो है हैंग करवा दिया ऐसे, और इसमें कोई हमने वेट ले लिया, वेट मान लो W है यहाँ पर जो ब्लॉक है, और इस इलास्टिक बॉडी का मास मान लो 0 है। तो बताओ mg क्या करेगा इसको। कोई इलास्टिक बॉडी है जिसकी लेंथ मान लो L है, और ठीक है लेंथ मान लेते हैं L है, तो होगा क्या कि इस वेट की वजह से इसमें कुछ लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना। तो जब लेंथ बढ़ी तो पता चला कि इसकी जो नई लंबाई है वो मान लो L डैश हो गई। नई लंबाई मान लो ड्यू टू वेट, ठीक है, W मान लो वेट यहाँ पे, ठीक है। तो नई लंबाई मान लो इसकी L डैश हो गई। तो स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंज इन कंफिगरेशन टू इट्स ओरिजिनल कंफिगरेशन। तो चेंज कितना होगा, डेल्टा L दैट इज L डैश माइनस L, और ओरिजिनल कितना L है। तो स्ट्रेन का मतलब यहाँ पे लिखोगे आप डेल्टा L बाई L, ये स्ट्रेन होता है। अब इस स्ट्रेन को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल। ये जो स्ट्रेन हमने यहाँ पे लिखा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो आप इसको लिख लीजिएगा लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल लगे हाथ। थोड़ा सा ये भी देख लो कि अगर मान लो कोई बॉडी है और इस बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा, मान लो कोई बॉडी है ऐसे, इसका वॉल्यूम V है, आपने इस पर चारों तरफ से फोर्स अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो हुआ क्या कि बॉडी का वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो गया, है ना। तो फाइनल वॉल्यूम यहीं पर हम बना दे रहे हैं इसे। जैसे मान लो फाइनल वॉल्यूम इसका जो है ये बाहर वाला V है, अंदर वाला V डैश है, ठीक है। बाहर वाला जो है बड़ा V है, ये V है, और ये V डैश है। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है इसको आप लिखोगे, ये बनेगा डेल्टा V बाई V, ठीक है। अभी हम बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे जहाँ पर हम इसको नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा, ठीक है। आप चाहें तो इसको नेगेटिव साइन पहले से ही लगा लो, है ना, ये नेगेटिव साइन के साथ ही आता है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा, है ना। इतना बनाओ जल्दी से आप। शेयरिंग स्ट्रेन के ऊपर नहीं आते। हाँ बताएंगे उसको भी बताएंगे। बना लिए इसको। एक शेयर स्ट्रेन भी लिख लो। इसको जो है फाई से डिनोट करते हैं।
और जो भी आपने शेयर स्ट्रेस पढ़ा उससे ही निकल के आता है शेयर स्ट्रेन। वैसे ये बॉडी तब थी जब यहाँ पर आपने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई नहीं किया। तो मान लो आपने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया F, और हुआ क्या कि बॉडी जो है इस लाइन से 5 डिग्री पे इंक्लाइन हो गई है, ऐसे 5 डिग्री पर मान लो और क्या कहते हैं स्लाइड कर गई है ना, ये 5 डिग्री है। अच्छा, जो ये चेंज है लेंथ ही तो है कि ये वाला जो पॉइंट था कभी यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर है, तो इसको मान लो डेल्टा x है, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है इसको आप मान लो x है। अगर हम tan फाई निकालने जाएं तो tan फाई बराबर क्या लिखोगे, डेल्टा x और बाई में x लिखोगे। अब चूंकि बहुत स्मॉल चेंज आता है तो फाई बहुत स्मॉल होगा, अब बहुत स्मॉल है तो इसको आप फाई लिख सकते हैं, तो फाई बराबर आप लिखोगे डेल्टा x बाई एक्स। लेकिन ये जो आपका कैलकुलेशन होगा ये रेडियन में आएगा, इन रेडियन। चलिए देखिए यहाँ पे चलिए मान लेते हैं कोई सिलेंडर है, इलास्टिक बॉडी का ही बना हुआ है और ये खुद के वेट से मान लो इलांगेट हुआ। अच्छा, आप ये समझो कि जब ये मान लो कोई बॉडी इलास्टिक बॉडी, जब आप इसको खींचोगे तो खींचने पर क्या ये जो सामने का डायमीटर है ये भी कम होगा, खींचने पर डायमीटर में चेंज आएगा, लेकिन चेंज बहुत कम होता है। हमने क्या बोला कि स्ट्रेन का मतलब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो लेंथ में जो चेंज था बाई में ओरिजिनल लेंथ था वो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, बट डायमेट्रिक स्ट्रेन भी तो होगा, जब लेंथ बढ़ेगी तो वहाँ पे डायमीटर भी चेंज होगा। लेकिन आप ये कहो कि मान लो कोई वायर जिसकी लंबाई मान लो है 1 मीटर और इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर मान लो है 1 मिलीमीटर। अब आप बताओ कि जब इसमें चेंज आएगा तो क्या इसमें चेंज बहुत ज़्यादा होगा, बहुत माइन्यूट चेंज होगा। तो हम इस डायमेट्रिक स्ट्रेन को अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन पूछा है पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आइए, कहानी बिल्कुल नहीं याद रखना आपको, वैसे हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहे हैं उसको याद रखो। अब मान लेते हैं डायमीटर इसका L है, डायमीटर L नहीं ले सकते हैं, डायमीटर मान लो इसका D है, ठीक है। ये डायमीटर इसका स्मॉल d है, लेंथ इसकी मान लो जो है वो L है। अब यहाँ पर या तो आप फोर्स अप्लाई करो या वेट की वजह से मान लो चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अगर हम फोर्स भी अप्लाई करें या वेट भी, थोड़ा सा मतलब ये होगा क्या कि इसका जो डायमीटर है, इमेजिन करो कि डायमीटर जो है फाइनली थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। अब वो डायमीटर आप मान लो जो है वो D डैश है, डायमीटर मान लेते हैं D डैश, इमेजिन कर पा रहे हैं। जो नई लेंथ है निकल के जो आ रही है उसको आप मान लो L डैश है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब जो डायमेट्रिक स्ट्रेन होगी वो भी क्या होगी, D डैश, ये तो चेंज हो गया है ना पूरा पूरा, यही बात समझ, D डैश माइनस D और बाई में D, आई बात समझ में। तो ये जो कहा गया कि जो पॉइसन रेशियो होता है, पॉइसन, पॉइजन नहीं कह रहे, पॉइसन जहरीला फार्मूला, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं पॉइसन रेशियो को। ये जो बनता है डायमेट्रिक स्ट्रेन, डायमेट्रिक स्ट्रेन और बाई में होगा ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बताओ यूनिट क्या लिखोगे इसकी, स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी बताओ, यूनिट लेस होगा।
और पॉइसन रेशियो का भी यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस होगा। इसको देखिए, डायमेट्रिक को लेटरल भी लिखा जाता है, तो आप इसको डायमेट्रिक स्ट्रेन लिखो चाहे लेटरल स्ट्रेन लिख लो, लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और डायमेट्रिक याद रहेगा, लेकिन आप वो क्या लेटरल शब्द है उसको शायद ना समझ पाए कि लेटरल क्या होता है, बट ऐसे समझ जाए कि डायमेट्रिक मतलब कि डायमेट्रिक स्ट्रेन हो गया और वाई में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। अच्छा, ये सब बातें जब चल रही थी तो एक माइंड में अभी तक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि कहीं पर भी अगर स्ट्रेस है तो वहाँ पे गारंटीड स्ट्रेन होना तय। तो क्या ये हमेशा के लिए कहा जा सकता है कि जो स्ट्रेस है वही हमारा स्ट्रेन है हमेशा के लिए? बताओ, अगर आपको लेंथ चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स एक साइड से अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड से अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड से अप्लाई करना पड़ेगा। और दोनों साइड से फोर्स अप्लाई करने के बाद ही तो स्ट्रेस डेवलप हुआ था। तो जहाँ पर हमें लेंथ की चेंज की बात होगी वहाँ पर हमें जो है गारंटीड किसकी बात करनी होगी? स्ट्रेस की। तो ये कह सकते हैं कि उसी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप है तो उसी बॉडी में उस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमेशा के लिए बॉडी में जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के बराबर रहेगा। ये तो मतलब बात क्लियर हो गई ना कि स्ट्रेस ही एक तरह से क्या जनरेट करेगा? स्ट्रेन को। लेकिन ये हमेशा नहीं कहा जा सकता कि हमेशा जो स्ट्रेस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। हमने क्या बोला कि एक बॉडी की अपनी लिमिट होती है, उस लिमिट के बियॉन्ड चीज़ें उसमें हो सकता है कि रीगेन ना कर सकें। हमने क्या बोला कि अगर इस बॉडी को हम कंप्रेस या खींचें तो खींचते समय हम क्या करेंगे? इसको डिफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हम फोर्स हटाएंगे तो फाइनली अपना शेप ही रीगेन कर सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने ज़्यादा खींच दिया तो फिर शेप रीगेन नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेन तो है लेकिन स्ट्रेस नहीं रह जाएगा। स्ट्रेस का मतलब कि अंदर जो फोर्स खींच करके लाना चाहता है वही फोर्स स्ट्रेस में कैलकुलेट होता है। तो आप इसको खींचते चले गए, फाइनली हुआ क्या कि यहाँ पर लेंथ ऐसी मिली जिस लेंथ पर अब फोर्स अप्लाई आपने किया, लेंथ आपने फर्दर बढ़ाना चाहा, तो जब फोर्स हटाओ तो फाइनली शेप ये रिगेन नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेन तो लगातार बढ़ता चला गया लेकिन स्ट्रेस जीरो हो गई। नहीं बात समझ में? तो ये बात जो है एक ही बॉडी में भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है बॉडी में ये एक लिमिट तक होती है। अब ये बात किसने बताई थी हमको बताओ? अब तुम्हारे पास आए थे क्या? ये कहो कि हमने ये बात कहीं से पढ़ी है ना? तो एक होता है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। अच्छा, अब जो भी है ठीक है, हुक्स लॉ ठीक है। तो हुक्स लॉ ने क्या किया कि इलास्टिक बॉडी के लिए, इलास्टिक बॉडी पर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो जो फोर्स डेवलप करेगा स्ट्रेस, वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। बट एक कहाँ तक होगा? विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। अब अगर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना तो हमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा। यहाँ पर E इंटू स्ट्रेन लिख लेते हैं। जो E है इसको कहा जाएगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। E को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
क्लियर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब ये कई तरह का इलास्टिसिटी होता है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है ई, और ये बॉडी जैसे हमारे पास मान लो लेंथ वाली बॉडी है तो वहाँ पर हम इसको यंग मॉडुलस कहते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है 3D डायमेंशन की तो वहाँ पर इसको बल्क मॉडुलस कहते हैं, है ना। तो वहाँ तक हम जाएंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि हुक्सला ने एक कर्व भी दिया था। उस कर्व में जो है कहानी स्ट्रेस और स्ट्रेन की हो रही थी। तो यहाँ पर मान लो स्ट्रेस है और यहाँ पर कहीं मान लो स्ट्रेन है। तो अच्छा, स्ट्रेस 0 है, बताओ स्ट्रेन कितना होगा? 0 होगा। तो ग्राफ कैसा होगा बताओ? स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये बात हमेशा के लिए होगी क्या? नहीं। एक पॉइंट तक बात गई होगी, उसके बाद होगा क्या कि फिर थोड़ा सा ये हल्का सा जो है चेंज आएगा ग्राफ में, हल्का सा ऐसे। ऐसे मतलब कुछ पॉइंट मान लो, ऐसे मान लो कुछ। जो हुक्सला वैलिड होता है अप टू इलास्टिक रीजन, इसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। यहाँ तक ऐसी बात होगी कि यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वही स्ट्रेन होगा विद सम कांस्टेंट, है ना। और यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ स्ट्रेन के बराबर है। तो जो प्रॉपर्टी है जहाँ पर बॉडी अपना शेप रीगेन कर सकती है, इसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। फिर यहाँ पर शेप रीगेन करेगी और यहाँ पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। ए से बी की बात करें, यहाँ पर भी बॉडी अपना शेप रीगेन करना चाहेगी, लेकिन अब हम जो कहें कि हुक्सला क्या यहाँ पे लग पाएगा? ए से बी में हुक्सला नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है, थोड़ा से हल्का सा बेंट हुआ है। इमेजिन कर पा रहे हैं? हुक्सला कहाँ पे लागू होगा? जहाँ पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। ये नहीं कह सकते कि हुक्सला हर जगह लगना है जहाँ पे बॉडी अपना शेप रीगेन कर सकती है, ऐसा नहीं है। हुक्सला वहीं तक लग पाएगा जहाँ तक बॉडी में जो स्ट्रेस है वही स्ट्रेन है। बाकी अभी ए से बी में भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने पर, बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर बॉडी अपना शेप रीगेन कर सकती है, लेकिन यहाँ पर हम हुक्सला की बात नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रीज़न है इसको हम इलास्टिक के बियॉन्ड जाकर के पढ़ते हैं। इलास्टिक नेचर यहाँ पर भी है, इसके बाद फिर प्लास्टिक नेचर आ जाता है। बॉडी अपना शेप रीगेन नहीं कर पाती है, फिर आप और खींचोगे, स्ट्रेन तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन स्ट्रेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जहाँ तक टेंडेंसी वापस आने की है, अंदर जो फोर्स है वही तो टेंडेंसी जनरेट कर रहा है वापस लाने की। अब वो कब तक रहेगी? जब तक बॉडी में टेंडेंसी वापस आने की। अगर हम ये कहें बॉडी में टेंडेंसी खत्म हो चुकी है, बॉडी की टेंडेंसी खत्म हो चुकी, मतलब कि अब बॉडी में अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स 0 हो गए, और अंदर फोर्स अगर 0 है तो स्ट्रेस भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लेकिन स्ट्रेन 0, स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज इन कंफिगरेशन बाय ओरिजिनल कंफिगरेशन। तो आप फोर्स अप्लाई करते चले जाओ, स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा। स्ट्रेन कभी घटने वाला शब्द नहीं है। अगर आप फोर्स खींच रहे हैं बॉडी को तो स्ट्रेन बढ़ता चला जाए, लेकिन स्ट्रेस हो सकता है कि 0 हो जाए। आई बात समझ में? तो ये बना लो आप, जो हुक्सला लागू होता है इसी रीजन में लागू होता है, इसको कहते हैं इलास्टिक रीजन। यहाँ पर समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर जो बात हो रही है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाली बात हो रही है। नोट कर लिया इसको। अब थोड़ा सा टॉपिक को जो है अच्छा करते हैं, चूँकि जहाँ से एनर्जी वर्ड शुरू, मतलब कि टॉपिक वहीं से खतरनाक। अच्छा, इसमें बल्क मॉडुलस भी कुछ है तो आप वो भी लिख लो। टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, हेडिंग डालो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी।
तो इस पहली हेडिंग डाल लो, लिखते चले जाओ, कुछ खास लॉजिक वाली बेस नहीं बातें। यंग मॉडुलस डाल लो हेडिंग, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंबल y होता है और इसको y इक्वल टू लिख लो, फार्मूला डायरेक्ट लिखो इसका, y इक्वल टू लिखो नॉर्मल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हाँ स्ट्रेन, ठीक है। और अगला पॉइंट है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और सिंबल इसका के होता है ना, तो सिंबल के होता है। तो जैसे मान लेते कोई बॉडी है, इसका इनिशियल वॉल्यूम V है, अब चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई हो रहा, फोर्स अप्लाई हो रहा, तो फाइनली होगा क्या कि इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा। तो अभी जैसे हमने यंग मॉडुलस की बात किया, तो यंग मॉडुलस साहब ने क्या बताया कि जो है इट इज़ डिफाइंड एज अ नॉर्मल स्ट्रेस पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेस है, तो फाइनली वहाँ से यंग मॉडुलस आया। अब बल्क मॉडुलस का मतलब है कि जब ये फोर्स अप्लाई हुआ तो इसका जो वॉल्यूम थोड़ा चेंज हुआ, है ना, तो अंतिम वॉल्यूम इसका V डैश मान लो। तो बल्क मॉडुलस मतलब जो यहाँ पर के हमने लिखा है वो क्या लिखो बताओ, नहीं ऊपर स्ट्रेस ही रहना है। अच्छा, स्ट्रेस को हम क्या चेंज इन प्रेशर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर ही तो यूनिट दोनों के लिए सेम होगा। अच्छा, जो प्रेशर होगा दैट इज एक्सेस प्रेशर, अंदर मान लो P इन है, बाहर P आउट है, तो जो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस का डेल्टा P का मतलब क्या, एक्सेस प्रेशर, और बाई में क्या लिखोगे, डेल्टा V बाई V लिख सकते हैं। फाइनली बनेगा माइनस डेल्टा P इंटू वी और बाई में डेल्टा V। और कई बार इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखते हैं लोग, माइनस के और माइनस V इंटू DP ओवर DV, ऐसे भी लोग लिखते हैं इसको कि प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है उसी के हिसाब से कैसे वॉल्यूम चेंज होगा, है ना। तो यूनिट की बात करें तो यूनिट भी आप इसके लिख सकते हैं। बताओ यूनिट क्या होगी, बल्क मॉडुलस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा कि कुछ और होगा, हाँ, चूँकि ये चीज़ तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। स्ट्रेस का जो यूनिट है वही किसी भी इलास्टिसिटी का जो कांस्टेंट है उसका यूनिट हो जाएगा, है ना। बनाओ इसको जल्दी से। अब ज़्यादा इसमें फार्मूला बेस्ड चीज़ें हैं तो उनको हम अभी ना बता करके हम थोड़ा सा कुछ और अच्छी चर्चा कर लेते हैं, है ना। आइए अब जैसे हम ये कहें कि मान लो कोई बॉडी है, अब वो बॉडी बना रहे क्या इसको आप लोग, बनाओ जल्दी बनाओ। अच्छा, आप ये बताओ कि स्प्रिंग को जब आपने कंप्रेस किया था या इलोंगेट किया था, तो उस केस में जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुआ था वो कितना था, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने वर्क कितना किया है, अगर हम ये कहें कि एनर्जी, मान लो कोई स्प्रिंग है फॉर एग्जांपल, समझे चीज को थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का। मान लो कोई स्प्रिंग है, आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया F, और इस F फोर्स की वजह से इलॉन्गेशन यहाँ पर x आ गया, तो एनर्जी यहाँ पर कितना स्टोर्ड होगा स्प्रिंग में, दैट इज हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। आपने वर्क कितना किया होगा, आपने जो वर्क किया भाई साहब वो वर्क है आपका के इंटू एक्स स्क्वायर। समझे इस बात को, नहीं आई समझ बात। अगर अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगा रही के इंटू एक्स, समझे इस बात को, और बाहर आपने फोर्स अप्लाई किया F, अगर हमने इसको कांस्टेंट रखा तो k इंटू एक्स दैट इज के एक्स स्क्वायर। आपने वर्क किया के एक्स स्क्वायर, स्टोर्ड कितना हुआ, मतलब आधा ही तो स्टोर्ड हुआ, बाकी आधा कहाँ गया, अबे
वर्क तुमने किया 100%, स्टोर कितना किया 50%, बाकी 50% कहाँ गया? कह दो हमें क्या पता, अब जहाँ गया गया होगा साला। अभी ऐसी बातें यहाँ पर हम करेंगे कि वर्क आप करेंगे 100% और स्टोर्ड होगा 50%। याद करो, अब आपको याद दिलवाते हैं। आपने पढ़ा था कैपेसिटर दैट इज एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c। अच्छा, अगर हम वर्क की बात करें, बैटरी से जो एनर्जी कैपेसिटर ड्रा करेगा दैट इज U बराबर सी वी स्क्वायर, इतना एनर्जी ड्रा करता है, स्टोर्ड इतना करता है, बाकी 50% कहाँ गया? हमें क्या पता। अब ये सब तो बातें हैं। कैपेसिटर आप जब पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसी बातें मिलेंगी, और अगर नीट लेवल है तो आप सिर्फ इतना जानो कि एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर होता है, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। बट अगर IT की बात करने जा रहे हैं तो आप ये समझो कि 1/2 का मतलब क्या है, ये हाफ सी वी स्क्वायर भी एनर्जी है और सी वी स्क्वायर भी एनर्जी है। अगर हम रियलिटी देखें, बैटरी से सी वी स्क्वायर ड्रा किया है कैपेसिटर ने, लेकिन स्टोर किया हाफ सी वी स्क्वायर। बाकी जो भी एनर्जी है सी वी स्क्वायर का, वो गया हीट के फॉर्म में। आप कोई मान लो एक मेटेलिक वायर लो, समझो इस चीज़ को। अब उस मेटेलिक वायर को आप खींचो, प्लास जो होता है ना उससे आप खींचो। जब प्लास से आप मेटेलिक वायर खींचोगे तो वायर का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपने वर्क कहाँ पे किया? खींचने में कि टेम्परेचर बढ़ाने में? खींचने में। लेकिन वो हीट भी तो वहाँ पे दिखी, और वो हीट एक तरह से एनर्जी ही तो है। तो जो आपने वर्क किया शायद कहीं ना कहीं वो हीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा। 100% वर्क यहाँ पर एनर्जी में कन्वर्ट होगा ही नहीं। पहली बात तो चार्ज फ्लो किया मतलब करंट आई होगी, मतलब कि वहाँ पे जूल संकल आए होंगे, H बराबर I²RT, वो भी आया होगा, मतलब हीट जनरेट होना तय है। नहीं बात समझे? तो 100% जो वर्क होगा कभी 100% एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। अब वो कंजर्वेटिव फोर्स ये सब, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप पे जाओगे तो 100% कन्वर्ट होती चीज़ें। बट जो हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि हाफ kx² है, जबकि वर्क हमने किया एक्चुअल में कितना? kx², है ना। तो सामने वाले के पास दिख कितना रहा? केवल 50%, बाकी 50% कहाँ जा रहा? हीट के फॉर्म में। इसको भी जब आप खींचोगे तो इसका भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? इसको समझते हैं थोड़ा सा, आइए। जैसे मान लो कोई ये ठीक है, ये एंड कोई ये हम मान लेते कोई इलास्टिक बॉडी है, समझिए इस चीज़ को। ये कोई इलास्टिक बॉडी है। अब इस इलास्टिक बॉडी पर आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया F, नॉर्मल फोर्स हमने अप्लाई किया, तो होगा क्या कि इसमें कुछ ना कुछ लेंथ चेंज होगी, लेंथ यहाँ पर चेंज होगी। क्या इसमें कुछ एक्सेलेरेशन आएगा बाहर? इस बॉडी में कोई एक्सेलेरेशन नहीं रहेगा, मतलब एक्सेलेरेशन 0 है। मतलब कि किसी टाइम पर आपने जो इलॉन्गेशन खींचा है, इलॉन्गेशन लाया है, उस इलॉन्गेशन पर इसमें कोई एक्सेलेरेशन और कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। मतलब कि हम ये कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कितना होगी? 0। बट आपको यहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या? ये रबड़ जो है, जब आप इसको खींचोगे तो रबड़ क्या अपने मर्जी से कहेगी भैया आओ हमको खींच लो, ऐसा कहेगी क्या? आप इसको थोड़ा मेहनत करोगे खींचने में। अरे भाई, अंदर जो मॉलिक्यूल हैं, जो एटम है, इनके बीच क्या है? प्यार मोहब्बत है क्या इनके बीच में? तो क्या दूर जाना चाहेंगे? नहीं दूर जाना चाहेंगे, और फिर भी आप इनको दूर करना चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क की परिभाषा ये होती है कि जब आपका कोई विरोध करे तो ही वर्क होगा। अब हम इसको इलॉन्गेट करना चाहते हैं, लेकिन इलॉन्गेट नहीं होना चाह रही है, फिर भी आप इसमें इलॉन्गेशन लाना चाहते हैं, मतलब आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। लेकिन वो वर्क कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? एवरी वर्क इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ये तुमको पहले से पता है, लेकिन हम जान रहे हैं कि लेवल में कोई चेंज, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज, तो वर्क गया कहाँ? अबे पूरा हीट में थोड़ी कन्वर्ट होगा। अब 50% कन्वर्ट हो सकता है, तुमको 100% हीट में कन्वर्ट हो गया। अब 100% हीट में कन्वर्ट तब होगा जब तुम खींचो, लेकिन खींच ना पाओ उसको।
इलोंगेशन भी ना हो, मतलब कि जो फोर्स है उससे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो आप जो भी मेहनत करें वो सारी मेहनत कहाँ जा रही है, हीट के फॉर्म में चली गई। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर वर्क गारंटीड कुछ ना कुछ है। बताओ, एक बात तो हमको पता है कि हम अगर इस बॉडी को कुछ इलोंगेट करें तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क जो यहाँ पर करोगे वही वर्क कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो वर्क हो कहाँ पे रहा, इन एटम को दूर करने में। तो एनर्जी किन के पास स्टोर हो गई होगी, एटम के पास। ऐसे याद करो कि हमने क्या किया था कि एक सरफेस टेंशन जैसी खूबी पड़ी थी क्या, वहाँ पे सरफेस टेंशन कांस्टेंट था, फाइनली क्या किया कि एरिया चेंज किया था, तो वर्क वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ा था। वही वर्क किस में कन्वर्ट हुआ था, एनर्जी में, और वो एनर्जी कहाँ पे गई थी, सरफेस के पास, तभी नाम पड़ा था उसका सरफेस एनर्जी। यहाँ पर नाम होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में। अब इसका डेरिवेशन देखना चाहोगे कि डायरेक्ट कैलकुलेशन? अब थोड़ा सा सीखना है, मजा आनी चाहिए टॉपिक में, जो कि एनर्जी टॉपिक कहीं से स्टार्ट हो मतलब वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात हमने आपको बताई थी, एक होता है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में अच्छा इनिशियली जैसे आपने फोर्स ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स मान लो 0 है। आप बताओ रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, 0। डिफॉर्मिंग फोर्स कितना, 0। रिस्टोरिंग फोर्स कितना, 0। आपने क्या किया कि डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाना शुरू किया, 0 से बढ़ाते चले गए। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा क्या हमेशा ही बराबर ही रहेगा? इनिशियल कंडीशन में बराबर नहीं होता है। आप समझो कि स्टडी स्टेट भी जैसा कुछ होता है। जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, जो हम चार्ज लिखते हैं Q बराबर C × V, वो जो चार्ज स्टेब्लिश हुआ है कैपेसिटर में, दैट इज इन स्टडी स्टेट, मतलब कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया है। अब भैया पानी भरने जाते हैं टैप से, तो जैसे टैप खोला साला बाल्टी फुल हो गई क्या? उस टाइम पर कुछ टाइम लगता है भाई साहब, ऐसा तो जादू तो हो नहीं सकता है कि तुम बाल्टी टैप के नीचे रख के भाई साहब टैप ऑन किया और तुरंत बाल्टी फुल गई, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे लेवल बढ़ता, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर लेवल क्या होगा, बोलो, फुल हो जाएगा। उसको ही कहा जाता है स्टडी स्टेट। तो इनिशियल जो फोर्स आपने अप्लाई किया डिफॉर्मिंग फोर्स, वो नॉन जीरो है, लेकिन वो नॉन जीरो डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर नहीं है। अंदर जो फोर्स लग रहा वो अभी बाहर के डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर नहीं है। एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर ये इसके बराबर हो जाएगा, उसको कहा जाता है स्टडी स्टेट। उससे पहले कोई बात ऐसी हम नहीं करेंगे, लेकिन हम करेंगे यहाँ पे। भाई वो स्टडी स्टेट से पहले भी कुछ बातें होती है ना। अब प्रॉपर डेरिवेशन करने जा रहे हो आप लोग, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट फाइनल बात कर लो। चलो मान लो कि आपने ये पहला स्टेप है जहाँ पर ये जस्ट आपने अप्लाई किया, जस्ट हमने T = 0 की बात हो रही है। ये डिफॉर्मिंग फोर्स बताओ, रिस्टोरिंग फोर्स अभी कितना होगा, ये 0 होगा। बीच की हम कोई बात कर लेते हैं। अच्छा, लेंथ यहाँ पर मान लो इसकी L है, अब ये L+x हो गई। अभी स्टडी स्टेट के पहले की बात है, ठीक है। चलो मान लो यहाँ पर स्टडी स्टेट के पहले की बात है, ये F है और अंदर की तरफ कोई ना कोई डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग फोर्स मान लो लग रहा है ना। ये डिफॉर्मिंग है, बट अभी इस कंडीशन में डिफॉर्मिंग बराबर रिस्टोरिंग नहीं है। एक स्टडी स्टेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो डिफॉर्मिंग है वही बन जाएगा रिस्टोरिंग, मतलब कि जो FD होगा दैट विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग। अब यहाँ पे टोटल जो चेंज आया L प्लस डेल्टा L का मान लेते हैं, ठीक है। नहीं आया समझ? वो कंडीशन है जहाँ पर डिफॉर्मिंग बराबर रिस्टोरिंग है। हमें इससे पहले कहीं बात कर लेनी है। अच्छा, अगर हम बात करें कि मान लो इस इसका ही नॉर्मल स्ट्रेस है, तो यहाँ पर यंग मॉडुलस की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी जो है इसकी वाई वाली है, ठीक है। यंग मॉडुलस वाई है इसका। अच्छा, आप ये बताओ कि यंग मॉडुलस हमने क्या लिखा, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस और बाई में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब कि फोर्स बाई एरिया और बाई में डेल्टा L बाई L। तो F × L
और बाई में ए इंटू डेल्टा एल। ये जो एफ है, एफ क्या है? डिफॉर्मिंग या रिस्टोरिंग? रिस्टोरिंग है। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। और वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ये जो है इसको आप कहोगे रिस्टोरिंग फोर्स। उससे पहले मान लो कोई पॉइंट है जहां पर जो चेंज इन लेंथ है दैट इज एक्स, ठीक है, चेंज इन लेंथ कितना है? वो एक्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना बनेगा? y इंटू एक्स और बाई में l बनेगा क्या? अच्छा, a कहाँ जाएगा? बाई में आएगा, ऊपर जाएगा। क्या कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं क्या? अरे भाई गड़बड़ आप करवा रहे हो, है ना। एफ आर बराबर क्या लिखोगे बोलो? वाई ए इंटू एक्स और बाई एल, यही तो हम लिख रहे थे। हाँ ये लिखा था हमने, ये फोर्स है। चलो मान लो हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं ना कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एटम की एनर्जी बढ़ाने में जा रहा, लेकिन हम ये कहें कि 100% हमारा वर्क पूरी तरह से 100% एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ऐसी बात कहीं पर भी नहीं होनी है। आई बात समझ में? 100% जो वर्क है वो 100% एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो चलिए मान लेते हैं एक्स इलोंगेशन है और वो तब है जब रीस्टोरिंग फोर्स इतना है। अगर हम कहें कि मान लो एक छोटा सा हम और डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, x था, अब dx मान लो और डिस्प्लेस किया। अब x से dx जाने में एफ आर बहुत ज़्यादा चेंज, उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। नहीं बात समझ में? एफ आर तब है जब वो x है, लेकिन एफ आर भी एफ आर रहे जब ये x बढ़ करके dx में कन्वर्ट हो जाए। नहीं बात समझ में? तो अब ये बताओ कि जो वर्क होगा dx डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा तो होगा नहीं, आप इसको dw लिख लो और f इंटू dx लिख लो और आप इसको इंटीग्रेट कर लो। आई बात समझ में? dw का इंटीग्रेशन w बना होगा, एफ आर की जगह पर बनेगा वाई ए बाई एल और इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बोलो वाई ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब हाँ बाई 2 रहेगा यहाँ पे और वो 2 यहाँ पर ले लो आप, है ना। अब देखो ये जो आप फार्मूला अप्लाई करें इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे? एल से एल डैश, एल से एल डैश रखोगे, एल से एल डैश, ठीक है। तो W बराबर मिला वाई ए बाई 2L इंटू, देखो x तो चेंज है ना, हाँ 0 से क्या कह रहे हो? x तो चेंज है ना, तो x चेंज का मतलब कि इनिशियल और माइनस फाइनल, वही तो चेंज आएगा। तो सर x चेंज तो इनिशियल 0 है ना। अरे भाई ये समझो कि यहाँ पर जो x है वो x कितना है? 0। अच्छा x हम चेंज ले रहे हैं ना, तो 0 से इसको l मान लो, 0 से मान लो कोई चेंज है, वैल्यू मान लो डेल्टा l चेंज है फॉर एग्जांपल, है ना। इसको आप मान लो 0 से डेल्टा l, फाइनली चेंज ही तो लिखना है, तो आप इसको डेल्टा l लिख लो, इसको डेल्टा l, ठीक है। तो फाइनली क्या बनेगा ये बोलो? वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर, ठीक है। ये आ रही बात समझ में? इतना पहले नोट करो आप इसको। छापो जल्दी से। बना लिया इसको। अब इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करोगे। रीअरेंज का मतलब है कि हम जैसे हम जानते हैं कि जो यंग मॉडुलस होता है ये स्ट्रेस और बाई में स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस का मतलब क्या लिखोगे? फोर्स बाई एरिया, और स्ट्रेन का मतलब लिखोगे डेल्टा एल बाई एल। अब यहाँ पर एफ नहीं है, लेकिन आप एफ लाओगे तो फाइनली यहाँ पर आपको स्ट्रेस दिख जाएगा और यहाँ पर फाइनली आपको स्ट्रेन दिख जाएगी, ठीक है।
अब हमें क्या करना है कि इस फार्मूले को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन लिखना है। तो आप जब लिखोगे इसको तो W बराबर मिलेगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू वॉल्यूम मिलेगा, थोड़ा समझिएगा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इसमें कुछ गलत लग रहा क्या? स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। आप बताओ स्ट्रेस का फार्मूला क्या है? फोर्स बाई एरिया। फोर्स का मतलब क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का मतलब है न्यूटन पर, सॉरी नहीं, स्ट्रेस का मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन की यूनिट क्या? mL/T-2 ये होता है क्या? और बाई में क्या लिखोगे? L स्क्वायर। देखो L स्क्वायर, एक L खत्म। अब बताओ वर्क की डायमेंशन क्या होती है? mL²T-2, mL²T-2। अगर सिर्फ इतना ही आपने पढ़ रखा है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो क्या ये वर्क डन की यूनिट बता पाएगा? हमें यहाँ पर वॉल्यूम और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये पूरी तरह से यूनिट ऑफ एनर्जी निकल के आता है। आई बात समझ में? अच्छा, ये जो है फार्मूला हो गया। अब यही वर्क किस में कन्वर्ट होगा? हाँ, ये जो फार्मूला इतना ही लिखते हैं, बट आप जो प्रॉपर कैलकुलेशन है ऐसे आप समझे इस चीज़ को। आई बात समझ में? ये जो वर्क किस में कन्वर्ट होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम यू से डिनोट करेंगे, दैट इज हाफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये। अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, बाई वॉल्यूम की बात करें, तो यहाँ पर अब फार्मूला आप पढ़ोगे हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये आप पढ़ोगे। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होगा। ये आप जल्दी से नोट करो। बना लिया इसको? अब अभी यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि हमने वर्क को किया कितना है। आपको तो लग रहा है कि जो भी आपने वर्क किया पूरा पूरा कन्वर्ट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको खोजने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक वायर है, इस वायर का खुद का वेट मान लो है mg, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो इसका a है, और इसका जो वेट है वो mg है। लेंथ मान लो इसकी l है। ठीक है, बताओ mg क्या करेगा? इसकी लंबाई को बढ़ाएगा। मान लो हम फाइनल वहां पे पहुंच गए कि वो जो फार्मूला फाइनली बना है वो एक कांस्टेंट की बात हो रही है वहाँ पे, अब जहाँ पे डीफॉर्मिंग फोर्स बराबर रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। एल से डेल्टा एल, जीरो से डेल्टा एल की बात कहाँ पर हुई थी? जहाँ पे डीफॉर्मिंग बराबर किसके हो गया था? रिस्टोरिंग के। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो डीफॉर्मिंग फोर्स है वही रिस्टोरिंग फोर्स है। तो mg ही क्या है? डीफॉर्मिंग है। mg ही क्या है? रिस्टोरिंग है। तो mg ही वर्क किया होगा और यही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। तो पहले mg से हम पूछते हैं कि भाई साहब तुमने इस l को डेल्टा l खींचने में कितना वर्क किया। इमेजिन करो कि मान लो ये डेल्टा l पहुंच गई, ये डेल्टा l है फॉर एग्जांपल। तो हम लिखें वर्क डन बाय ग्रेविटी। समझिएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है बताओ? mg इंटू डेल्टा एल। ठीक है, एनर्जी कितना स्टोर्ड हुई होगी? एनर्जी कितना स्टोर्ड हुई है बताओ जल्दी से? फार्मूला क्या है इसका? हाफ स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर क्या लिखोगे? फोर्स बाई एरिया, दैट इज ए। स्ट्रेन कितना लिखोगे बोलो? डेल्टा एल बाई एल। और कुछ बोले? एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम बना क्या? एल ने एल को मार दिया, एन ए को मार दिया। बोलो एनर्जी स्टोर्ड क्या मिला? हाफ mg इंटू डेल्टा एल। समझो वर्क कितना किया ग्रेविटी ने? 100% स्टोर्ड कितना हुआ? 50%। बाकी 50% कहाँ गया? हीट के फॉर्म में गया है।
तो जब कोई वायर क्लास या किसी से खींचोगे आप, तो फाइनली उस वायर का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा था कि हमने शायद जो वर्क किया है पूरा पूरा ही कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ से पता चल रहा कि वर्क अगर 100% है तो उसका 50% ही स्टोर हो पाया है। आई बात समझ में? बनाओ जल्दी से इसको। तो बाकी की बातें हम लोग कल करें, क्योंकि भी आप लोग अगली क्लास क्या है, मैथ की ना। तो कल जो है इसके न्यूमेरिकल करवा के ही नया टॉपिक हम शुरू कर लेंगे। कल तक शाम को आएंगे ना? हाँ, शाम में ही आना है आप लोगों को। सुबह आने के मानो सुबह आ सकते हो आप लोग। It's 12:10 p.m. By the way, aeroplane mode is on, so you won't hear new notifications.